अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहांगीर खान तरीन इन दिनों फिर अखबारात की शह सुर्खियों में और मीडिया की हेडलाइन में मौजूद हैं। कभी ख़बरें आती हैं कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और उसके नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर कर दिए गए और फिर बाद में जहांगीर तरीन खुद ही इसकी तरदीद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम PTI का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सूबाई हुकूमत ने उनसे जो हमायत याफ्ता या उनके हमनवा अरकान असम्बली थे उनके काम करना बंद कर दिए, उनके इलाकों में अफसरों के तबादले शुरू हो गए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तो उस लिए उन्होंने इस ग्रुप को मुनज़्ज़म किया और ये फ़ैसला किया है कि असम्बली में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान में ये जहांगीर खान तरीन बेसिकली एक करैक्टर है, ये एक सियासी किरदार है जो हर जमात के अंदर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की सियासत में इस करैक्टर को इलेक्टेबल के नाम से याद किया जाता है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान की सियासी जमातों में ही नहीं होते बल्कि ये इक़्तिदार की राहदारियों में भी आपको चलते हुए नज़र आएंगे, ये सहाफ़त के मैदान में भी होंगे और ये अदलिया के मीज़ान में भी आपको नज़र आएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में जहाँ पे बहुत सी नर्सरियाँ और बहुत से पौधों की पैवंदकारी की जाती है या उनकी आबियारी की जाती है, तो वहाँ भी इनकी कई अक़साम और कई नस्लें जो हैं वहाँ पर भी पाई जाती हैं। ये जो सिविल इंतज़ामिया होती है उसके अंदर भी रिश्तेदारियाँ रखते हैं। ये जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और महकमे होते हैं वहाँ भी इनकी तल्लकदारियाँ और रिश्तेदारियाँ होती हैं। और ये हर सूरत में इक़्तिदार में या जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ इनका अवलीन जो एजेंडा होता है और उसके लिए ये हर दौर में हर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। अब इन करैक्टर्स का काम क्या होता है और ये किस तरह से अपने काम निकलवाते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके ऊपर आज हम बात करना चाहेंगे। ये इस किस्म के सियासतदान होते हैं कि जो जिनकी मुकामी सियासत वो तमाम की तमाम बरादरी अज़म या अकरबा परवरी या तल्लकदारी या थाने कचहरी में लोगों को फंसाना, फिर निकालना, फिर उनके काम करना, उनकी सिफारिशें करना, मुकामी सतह के ऊपर जो महकमा माल है, तालीम है, सेहत है और इसके साथ साथ जो थाना कचहरी में जो इंतज़ामी ओहदेदारान होते हैं उनके तकर्रुर और तबादले इनकी पहली तरजीह होती है। ये इन तरीक़ों से अपने इलाक़ों में गहरी जड़ें जो हैं वो अपनी मजबूत करते हैं और फिर खा वो किसी एक पार्टी के टिकट से हों या आज़ाद हैसियत से हों, इलेक्शन जीत जाते हैं। ये बेसिकली जो किरदार होते हैं ये हमारे उस माशरती तनज़्ज़ुली की भी निशानदेही करते हैं कि जिसके अंदर हम अकरबा परवरी, बददियानत और करप्शन, बदउनवानी और इस किस्म की जो समाजी बुराइयाँ हैं वो शायद हमारी तालीम व तरबियत में कहीं ऐसी कमी रह गई है कौमी सतह के ऊपर कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। मुकामी सतह पर आप चले जाएं तो आपको बुनियादी मसाइल यही नज़र आएंगे और उसी को एक अच्छा तगड़ा सियासतदान या एक बासर फ़र्द समझा जाता है कि जो थाने में से बंदा चाहे कितना बड़ा भी मुजरिम हो उसको निकलवा लाए, कचहरी में जाके उसके हक़ में फ़ैसला करवा ले, किसी भी इदारे में जाके कोई भी गलत काम करवा ले, तो उसको एक मुअज़्ज़ज़ शहरी समझा जाता है हमारे माशरे में। तो उसी किस्म के सियासतदान फिर उस माशरे से जिनको वो इलेक्ट होते हैं तो वो फिर आके कौमी सतह या सूबाई सतह के ऊपर भी फिर ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि वो अपनी मुकामी सतह पे कर गए होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया होता है वो उनसे तवक्को करते हैं कि वो इसी किस्म के जाके उनके कौमी और सूबाई सतह पर भी काम करें। फिर ये जितनी भी तरक्याती स्कीमें और तरक्याती या तमीराती काम होते हैं उनमें भी ये फिर उनकी आजकल जैसे रावलपिंडी रिंग रोड का एक मामला है, तो ये सिर्फ़ एक रिंग रोड नहीं है बल्कि पाकिस्तान के जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, जितनी भी अहम शराएँ हैं, जितने भी अहम मंसूबे हैं उनकी फिजिबिलिटी से लेके उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक ऐसे ही तब्दीलियाँ हुई हैं। मोटरवे 1 ले लें, मोटरवे 2 ले लें, फिर इस तरह मोटरवे 3, 4 जो है M4 और तमाम शाराएँ, कौमी शाराएँ देख लें, इसी तरह बड़े बड़े जितने मंसूबे हैं उनको देख लें, तो उन सब के अंदर हमें नज़र आएगा कि जो सीधी अलाइनमेंट होती है वो ज़िग-ज़ैग बन जाती है। इवन सी पैक के अंदर जो सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ था तो वो भी माजी में ये हुआ था कि चाइना को बड़ा एतराज़ था कि इसको वो सीधा सदरन रूट रखना चाहते थे, लेकिन इसको ऐसा ज़िग-ज़ैग बनाया कि एक फिर दोबारा उसकी रीअलाइनमेंट करनी पड़ी, तो इसके अंदर काफ़ी नुकसान होता है।
फिर यही वो लोग होते हैं जो हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना करना पड़ा, पीटीआई में भी अभी इस वक्त जो है खिचड़ी पकी हुई है, कभी हाँ में कभी ना में। फिर ये लोग अपनी रिश्तेदारियाँ जो तलकदारियाँ हैं ये सियासतदानों में, बासर सियासतदानों में रिश्ते करते हैं। ये ज़िले इंतज़ामिया के अफसरों और इस्टेब्लिशमेंट के अफसरों में जाके रिश्तेदारियाँ करने की कोशिश करते हैं। ये अदलिया के बासर जजों या बासर वकीलों के यहाँ रिश्तेदारियाँ करने को तरजीह देते हैं ताकि इनके जो काम है हर जगह के ऊपर वो होते रहें। फिर ये जो इलेक्टेबल्स का एक टोला जो है वो इनका हमनवा टोला वो मीडिया में भी है, जैसे हमने कहा कि सहाफ़त के मैदान में भी होता है। तो पाकिस्तान में 3-4 ऐसे अखबारी ग्रुप हैं, अफराद नहीं अखबारी ग्रुप हैं, जो हर दौरे हुकूमत में सबसे पहले जाके ये पेशकश करते हैं जी कि जब तक आपकी हुकूमत होगी 3 साल या 5 साल, हम आपकी जो है वो एक इमेज बिल्डिंग कैंपेन चलाएंगे और इसके लिए आप हमें फ़लाँ टैक्सों से इस्तिस्ना दे दें, फ़लाँ हमें नोटिस मिले हुए हैं FBR के या फ़लाँ टैक्स डिपार्टमेंट के, तो वो हमें कार्रवाई रोक दें तो हम आपकी 5 साल हमायत करते रहेंगे। और ये माजी में भी ऐसा ही होता रहा कि वो 3-4-5 बड़े ग्रुप जो हैं जिनके TV चैनल्स भी हैं, अखबारात भी हैं, रेडियो स्टेशन भी हैं, इंग्लिश उर्दू मैगज़ीन्स भी हैं, वो हुकूमतों के साथ एक पूरा 5 साल पैकेज तय करते हैं और उसके बाद फिर उनकी कैंपेन चलाते हैं। फिर वो अपने तमाम एंकर्स को, मुलाजमीन को और अपने स्टाफ को इस्तेमाल करते हैं अपने उस एजेंडे के लिए। कभी वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुआज़ गर्म करते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तोपें तान लेते हैं, कभी वो सियासी मुखालफिन की कि जी आज शाम को या कल सुबह जो है ये फ़ारग हो गए, ख़त्म हो गए, तो इस किस्म की कैंपेन चलती रहती है। और ये आपको पिछले 10-15 सालों से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काम चलता है और ये चलता भी रहेगा। अब मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत है और तरीन का या इनके हमनवा का ये जो ग्रुप है इनका और हुकूमत का मामला, बात बड़ी सीधी सी है। अगर जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा या वो समझते हैं कि जी के उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो अदालतों के अंदर जहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं वहाँ पे जवाब नहीं दिए जाते, दबाव हुकूमत के ऊपर डाला जाता है। जहाँ से हेयरिंग होती है, जहाँ पे फ़ैसले होने हैं, वहाँ पे रजू नहीं करते और रजू कहीं और करते हैं कि जी तफ्तीशी अफसर बदल दें, तहकीकाती टीम बदल दें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्टेबल हैं, ये जो इस किस्म का एक टोला है पूरा का पूरा, जो सिर्फ सियासत में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट में भी, अदलिया में भी, मीडिया में भी, सारा पूरा एक टोला ग्रुप है। ये जवाबदेही को अपनी तज़हीक और तौहीन समझता है कि जी हमसे ना पूछा जाए, ना हमें कुछ कहा जाए, बल्कि जो मुखालफिन हों उनके पीछे पड़े रहें और हम जो है कि वो हर किस्म की जवाबदेही से मुबर्रा हो, एहतसाब से मुबर्रा हो। और दबाव जो है कि वो क्योंकि अब बजट है और बजट का मामले में सबसे ज़्यादा दबाव हुकूमत के ऊपर ये होता है कि बजट पास करवाया जाए। अगर बजट पास ना हो तो हुकूमत जो है वो अपनी एतमाद खो बैठती है और फिर हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो कायदे अवान या तो नया हो या फिर असम्बली को तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन करवाए जाएँ और फिर इलेक्शन के नतीजे में जो भी पार्टी आती है तो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। तो ये मामला होता है। तो ये इस वक्त जो तमाम तर जो ब्लैकमेलिंग है वो बजट के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो हुकूमत होती है, जो हुक्मरान होता है, कि अगर वो असाब का मजबूत हो और वो ये फ़ैसला कर ले कि जनाब के अगर 2 ऑप्शन आए, एक ऑप्शन ये कि आप झुक जाएं और कंप्रोमाइज़ कर लें और उन तमाम लोगों को छोड़ दें जो किसी न किसी हवाले से जवाबदेही के या इंसाफ के कटहरे में खड़े हैं और अपने मामला आप सीधे कर लें। और दूसरा ऑप्शन ये है जी कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना काम करने दें और हुकूमत को अगर नंबर पूरा नहीं होता तो वो आवाम से रजू कर ले कि जनाब ठीक है, हमारे साथ ये मसाइल हैं, ये लोग हैं, ये चीज़ें हैं, ये ब्लैकमेलिंग है, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं, आप हमें इतने वोट दें कि हमें इन बेसाखियों की ज़रूरत ना पड़े। अगर आसाब मजबूत हों हुक्मरानों के या उन लोगों के जिनके दामन साफ़ हों तो वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो दूसरा ऑप्शन है। अब ये तमाम सियासी जमातों को और हमारे माशरे को या हमारे दानिश्वर तबके को जो सोचते हैं, समझते हैं या राय आमा हमवार करते हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमें उस निज़ाम को या उस सोच को या उस तर्ज़ अमल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, सपोर्ट करना है, जो इस किस्म की सियासी ब्लैकमेलिंग, करप्शन, बदउनवानी, बददियानती और इस किस्म की तमाम समाजी बुराइयों को जो फ़रोग़ देता है और हर दौर में, हर इक़्तिदार में, हर हुकूमत का वो हिस्सा होते हैं और इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग करते हैं।
या फिर तमाम सियासी जमातों को और तमाम सोसाइटी को और दानिशवरों को ये फ़ैसला करना होगा कि हमें ऐसे तबकात के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, रैदर दैन को इनको हीरो बनाकर पेश करना चाहिए, बल्कि इनको बेनकाब करें कि जनाब ये हैं वो लोग जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वसाइल की, अफरादी क़ुव्वत की, हर तरह की कुदरती मादनियात की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। और इस्तेमाल क्या नहीं होने दिया गया? यही सियासी जो इलेक्टेबल्स हैं और इनके हमनवा हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए हैं, वो अपने अपने मफादात की खातिर कोई भी चीज़ को किसी किनारे लगने नहीं देते। कोई भी मनसूबा खुलता है तो उसके ऊपर ऐसा हा हो बुकार मचाते हैं ये जब इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, और उसको मुतनाज़ बना दो और कहीं ना कहीं उसको खाक में मिला दो। तो ये तर्ज़ अमल ख़त्म होना चाहिए और ये हमें तमाम सियासी जमातों को फ़ैसला करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस किस्म के माहौल से कई बार डसे जा चुके हैं। पीटीआई के लिए तो पहला मौका है कि उनको हुकूमत मिली है और अब उनको ये सामना करना पड़ रहा है। तो अपोजिशन को इसमें ज़्यादा अहम किरदार अदा करना चाहिए कि वो पहले डसे जा चुके हैं और हुकूमत जो है कि वो अपने असाब को ज़रा मजबूत रखे और ऐसे फ़ैसले ले। अगर अवाम के पास भी जाना पड़ता है तो मेरी राय में कोई ऐसी का बात नहीं है, चले जाना चाहिए। शायद इसको पीटीआई को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो सियासी जमातों को मिल बैठ कर और जहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात हैं वहाँ सियासी इस्लाहात भी करने चाहिए और इस किस्म के करैक्टर्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। उनको अपनी जमातों से दूर रखना चाहिए, उनको इक़्तिदार से दूर रखना चाहिए ताकि निज़ाम के अंदर शफाफियत हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ सके।